हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले इंजीनियर्स इंडिया के बारे में। और इसका मैंने विकिपीडिया यहाँ पर ओपन किया है गूगल पे। तो यहाँ पर थोड़ी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इज़ ए इंडियन गवर्नमेंट कॉरपोरेशन। इट इज़ अंडर ऑनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर की कंपनी है और इट वॉज सेटअप इन 1965। तो तब से ये कंपनी वर्क कर रही है, काम कर रही है, इसका बिजनेस कर रही है। ठीक है। और ये इनका क्या कौन सा काम है, तो यहाँ पर विद द मैंडेट ऑफ प्रोवाइडिंग इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन अक्रॉस द हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर आपको थोड़ा आइडिया नहीं आया होगा तो मैं आपको उसका वेबसाइट भी विज़िट करा देता हूँ, तो वहाँ पर आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पर विकिपीडिया से आपको ये इतना पता चल गया है कि ये कंपनी 1965 से है और ये गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट अंडर में आती है। तो अभी इसका थोड़ा विकिपीडिया देख लिया है, अभी हम इसका वेबसाइट देख लेंगे। तो वेबसाइट इसका क्या बता रहे देखते हैं। तो ये मैंने स्टार्ट किया है, इसका वेबसाइट ओपन किया है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है किस तरह का खूबसूरत वीडियो वाला ये वेबसाइट नज़र आ रहा है। पूरा इनका प्रोजेक्ट्स दिखाए हैं और ये ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनी है और बहुत खूबसूरत इसने इनका वेबसाइट बना के रखा है। ठीक है। तो इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट फॉर अ एनर्जाइज टुमारो, तो ये यहाँ पर लिखा है। और इनके बिजनेसेस क्या है, क्या सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर व्हाट वी डू, तो केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र का काम करती है। EIL has built a unmatched track record of providing service to major petrochemical projects and is credited with establishing 11 of the 12 mega petrochemical complexes in India। तो आइडिया आ गया आपके दिमाग में कि अभी ये कंपनी का बिज़नेस क्या है। तो ये केमिकल एंड फर्टिलाइज़र का करती है, इसी वजह से ये गवर्नमेंट पेट्रोलियम के अंदर में आती है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है। और माइनिंग का भी बिज़नेस करती है। तो इस तरीके का देखो, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ऑफशोर ऑयल गैस, ये इसका बिज़नेस है। और यहाँ पर इसके कितने मेजर रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स है ये यहाँ पर ये बताया है। पेट्रोकेमिकल्स कितने हैं, ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट कितने हैं, ऑफशोर प्लेटफॉर्म, सारी डिटेल यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। तो कंपनी के पास बिज़नेस बहुत है, काम बहुत है। ठीक है। तो यहाँ पर वेबसाइट पे हमने जो भी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है मैंने आपको बता दिया है कि कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट से पहले आइडिया आ जाएगा कि कंपनी का बिज़नेस क्या है। ठीक है। तो इंजीनियरिंग इंडिया का आपको मैंने बता दिया, इंजीनियर्स इंडिया का। तो इंजीनियर्स इंडिया बिज़नेस क्या करती है, काम क्या करती है, EIL का बिज़नेस क्या है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। अभी हम इसका शेयर देखते हैं, थोड़ा शेयर को एनालाइज करते हैं। तो देखते हैं, चलो शेयर इसका। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको मनी कंट्रोल के साइट पे लेके आया हूँ। तो यहाँ पर आपको प्राइस दिख रहा है, इसका जो प्राइस चल रहा है 6165 का प्राइस चल रहा है। NSE BSE दोनों पर ये ट्रेड होता है शेयर। ठीक है। 2% आज अप है, यानी 28 फरवरी को ये इतना इसका प्राइस है। और ऑलरेडी मैं बता दूँ एक कि ये शेयर पे मैं सेकंड टाइम एनालाइज कर रहा हूँ, क्योंकि इसका वीडियो पहले मैंने बनाया था एक बार, तभी उसका प्राइस 71 था। तो अभी गिरा है तो मैं क्या समझता हूँ, अपॉर्चुनिटी समझता हूँ, लॉस नहीं समझता, अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। और उसी के वजह से बेनिफिट हो जाता है कि ये शेयर और थोड़े सस्ते में मिल जाते हैं। तो शेयर गिरने के पीछे की वजह सबको पता होनी चाहिए। बेवकूफ़ जैसे सवाल कोई नहीं करना चाहिए कि शेयर क्यों गिरा है। तो मोस्ट ऑफ ओवरऑल मार्केट को देखो, सभी जगह का एनालाइज करो, सभी चीज़ें सुनो, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। डर का माहौल तो है ही, लेकिन फिर भी
हम पॉजिटिव रह के सोच सकते हैं। कोविड जैसी बड़ी सिचुएशन में से भी हम निकल चुके हैं, तो उसमें से भी मार्केट निकल चुका है। तो ये हमारे कंट्री का तो प्रॉब्लम नहीं है, बाहर की कंट्री का प्रॉब्लम है, वॉर वाला। ठीक है, जो भी चल रहा है, तो वो प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा बहुत मार्केट ग्लोबल के वजह से मार्केट गिर रहा है। तो थोड़ा पैनिक है मार्केट में, लेकिन फिर भी हर एक प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझो। जब शेयर गिर रहे तो उसको ख़रीदने का सोचो। तो मैं तो यही करता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी होती है। ठीक है, तो मैंने ये शेयर तभी डाला था 4 दिसंबर के टाइम पे, और तभी 71 का प्राइस था। तो उसके बाद इसने कैसी मूवमेंट दिखाई ये भी मैं आपको दिखा दूंगा चार्ट का, जब एनालाइज करूंगा तभी। ठीक है, तो ये शेयर के बारे में और भी मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। तो ये वीडियो भी फुल डिटेल में ही है, तो यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल में इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो तब से अभी क्या क्या चेंजेस आए, तभी स्ट्रेंथ क्या था, वीकनेसेस क्या था, अपॉर्चुनिटी क्या था, ये सारी चीज़ें आप पहले वाले वीडियो को भी देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या क्या चेंजेस आए हुए। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको अभी नया जो लेटेस्ट इसका प्राइस है और जो भी डेटा यहाँ पर अवेलेबल है वो मैं सबको आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये मनी कंट्रोल पे देखो स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तभी 4 स्ट्रेंथ वहाँ पर नज़र आ रही थी, अभी 6 स्ट्रेंथ है, और 7 वीकनेसेस, 2 अपॉर्चुनिटी, 2 थ्रेट आई है। और इसका लो जो है वो 58 का लो है, 52 वीक लो। ठीक है, और इसका हाई जो है 93 का। तो 93 से 58 तक ये नीचे गिर चुका है एक साल के अंदर, और यहाँ पर अभी भी 52 एक लो के आसपास है। तो लो के आसपास भी मैं अपॉर्चुनिटी ही समझता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसकी शॉर्ट एनालिसिस में कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स है ये भी देख लो। ये इफ़ेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये इसका जो कैपिटल है बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर रहा है जनरेट प्रॉफिट के लिए। तो ये बहुत अच्छा होता है कि ये कैपिटल का प्रॉपर यूज़ करके प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर ले रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा है। वीकनेसेस 7 में से म्यूचुअल फंड डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर। तो म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं शेयर्स, तो थोड़ा डर के वजह से बेच रहे हैं, क्योंकि ऑयल के रिलेटेड कंपनी है। मैं ठीक है, रिफाइनरी करती है और केमिकल वगैरह की कंपनी है। तो इस वजह से थोड़ा म्यूचुअल फंड थोड़ा हाई पे बेच देते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, फिर नीचे आने के बाद ख़रीद लेते हैं। तो इतना डरने की बात नहीं होती है। ठीक है, तो वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड वाले, कि जब भी उनको लगेगा कि शेयर थोड़े गिरने वाले हैं तभी वो बेच देते हैं, फिर उसके बाद नीचे आने के बाद ख़रीद लेते। तो वो भी नीचे आने के बाद ख़रीद लेते, डर के भाग नहीं जाते, तो ख़रीद भी लेते, क्योंकि इसी में उनकी कमाई होती है। हाई पे बेचो, लो पे ख़रीदो। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी इसमें 2 है, जिसमें ये बताया है कि पॉजिटिव ब्रेकआउट, फर्स्ट रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस का पॉजिटिव ब्रेकआउट यहाँ पर नज़र आ रहा है, यानी ये रेजिस्टेंस बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस यानी ऊपर जब शेयर जाता है तो रेजिस्टेंस ओपन होते हैं, और नीचे जाता है तो सपोर्ट ओपन होते जाते हैं, सपोर्ट तोड़ते जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम। तो नॉन कोर इनकम इनका देखेंगे हम आगे, इसका पूरा फाइनेंशियल देखेंगे तब ये नॉन कोर इनकम, इनका अदर इनकम कितना है ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये थ्रेट में बता रहा है, डर में बता रहा है। और ओवरव्यू की बात करेंगे तो देखो इसका ओवरव्यू, इसका मार्केट कैपिटल 3,464 करोड़ का है, 3,464 करोड़, और डिविडेंड यील्ड 3.24 का दे रही है, मतलब डिविडेंड भी अच्छा देती है कंपनी। ठीक है, 3-3.5% आपको डिविडेंड मिल जाएगा, एज ए इंटरेस्ट समझ लेना, आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। और कंपनी का प्राइस भी ऑलरेडी कम है, तो आपको उस हिसाब से बाइंग के लिए ज़्यादा क्वांटिटी भी मिल सकती है। तो जितनी क्वांटिटी, जितने शेयर्स, उतना आपको उस हिसाब से उतना आपको डिविडेंड मिल जाएगा। और यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज भी देखो बहुत अच्छा है, 55-56% तक तो लोग डिलीवरी इसकी उठा रहे, ये शेयर उठा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात होती है। फेस वैल्यू 5 का है। पीबी रेशियो देखो 1.98 का आ रहा है। तो इसका लोन वगैरह हम पूरा डिटेल में देखेंगे, तब आप यहाँ पे अंदाज़ लगा लोगे कि ये अच्छा है या ख़राब है। लेकिन इसका पी जो है
थोड़ा महंगा नज़र आ रहा है। तो ऑलरेडी ये पी महंगा होने से इसमें एक चीज़ थोड़ी नेगेटिव आती है कि इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा नहीं हो सकती, कि एक मिनिमम परसेंटेज पकड़ के 20%, 30%, 40% इस टाइप का ग्रोथ पकड़ के चल सकते हो। मल्टी बैगर के रिटर्न्स वाले जल्दी नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी ये बढ़ चुका है। ऐसा यहाँ पर ये इसकी पी से पता चलता है, ठीक है। तो पी थोड़ा महंगा है और यहाँ पर और इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा सस्ता है। तो फिर भी पी महंगा ही है, तो अपॉर्चुनिटी इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर इसका चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट इसके बारे में क्या बता रहा है देख लो। इसके चार्ट यहाँ पर देख लो कि ये ऊपर साइड से डाउन साइड ही आ रहा है। तो इसका हाई था, यहाँ पर एक हाई है, ठीक है। तो ये हाई इसका लगभग 93 का हाई से ये शेयर गिरते आया, तभी एक डिविडेंड दिया 1.40, फिर बाद में और एक बार डिविडेंड दिया 60 पैसे का, और एक बार डिविडेंड दिया 2 रुपये का। तो इसने, ठीक है, तो कितना टोटल डिविडेंड दिया, तो ये 2 और ये 2, 4 रुपये का डिविडेंड मिल गया। अगर जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर उतना आपको डिविडेंड मिल जाता, ठीक है। 1000 के पीछे 4000 आपको, 1000 शेयर के पीछे 4000 आपको डिविडेंड ऐसे ही मिल जाता आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन इसका ग्राफ देख लो, चार्ट देख लो, डाउन साइड आया, फिर अप साइड दिया, फिर डाउन साइड आया, फिर अप साइड दिया, फिर डाउन साइड आया। अभी अप साइड तो देगा ना, तो अप साइड देगा, उसके लिए वेट कर सकते हैं और वो उतनी रिटर्न आप ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे 5 साल का अगर चार्ट देखेंगे तो 5 साल में देखो ये एक जो 145 के लो से स्टार्ट होता है और 206 के हाइट पे पहुंच जाता है। तो वहाँ से शेयर कंटिन्यूसली गिरता जाता है और ज़बरदस्त फिर डाउन साइड ही दिखाता है। तो ये लगभग ये 5 साल का चार्ट है और 5 साल में ये लगभग 2018 से ये गिरते आया है। तो 2018 से यानी 3-4 साल से ये कंटिन्यू गिरते ही आया हुआ शेयर है, ठीक है। तो 5 साल में इसने कोई अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। और यहाँ पर इसने सबसे ज़्यादा रिटर्न तो पहले दिए थे जब नया नया कंपनी आया था मार्केट में, और तभी से ये शेयर ने देखो, तभी वो टाइम पे इसका स्टार्टिंग प्राइस अगर देखा जाएगा तो 2000 के टाइम पे इसका 23 का लो था। फिर वहाँ से इसने और कौन से 6-7 रुपये का भी लो यहाँ पर नज़र आ रहा है, 7 रुपये भी नज़र आ रहा है। तो 7 रुपये के लो से ये कंपनी ने लगभग हाई कितना बनाया था, तो 269। तो 7 रुपये से 269 का मल्टी बैगर रिटर्न इसने दे चुका है ये लगभग 10 साल के अंदर, ठीक है। 10 साल के अंदर, या यहाँ पर अगर प्राइस 7 रुपये का प्राइस था तब ये 2001 की बात है, तो 8-9 साल के अंदर इसने मल्टी बैगर रिटर्न दिए। देखो 7 रुपये का 10 गुना मतलब 70 रुपया होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दिया है इसने। तो इस तरीके से मल्टी बैगर रिटर्न कमाया जाता है कि सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए सही शेयर में, ठीक है। तो उसके बाद शेयर देखो, एक बार मल्टी बैगर होने के बाद कहीं ना कहीं से तो करेक्ट होता है। तो सारी चीज़ें देखना चाहिए, इसके रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए। शेयर में पैसा डाल दिया मतलब शांति से बैठना नहीं चाहिए, तो डिटेल्स हमेशा होनी चाहिए। नहीं पहुँचता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं वो चीज़ें आपको डिटेल उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो वहाँ से ये कंपनी देखो गिरते आ रही है और यहाँ पर गिर के ये प्राइस बन गया इसका। तो लगभग ये 260 से ये 60 के लो तक आ गई, ठीक है। तो 269 से 60 रुपीज़ हो गया, तो 200 रुपया गायब भी हो गया। तो लोगों ने बुक कर लिया प्रॉफिट। फिर से देखो कहीं ना कहीं फिर से अपॉर्चुनिटी दिया, फिर से बढ़ गया शेयर, तो बढ़ के वो 156 भी गया। तो लगभग समझ लो 100 रुपया बढ़ गया, फिर डाउन आया, फिर बढ़ गया। तो ये कंपनी में ऐसा हुआ ही है मैक्स में, ठीक है। तो अभी भी ये जो इसका सपोर्ट बना के रखा है, तो ये सपोर्ट के ऊपर ही अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से एक बार एक उछाल आना बाकी है, या और एक डाउन साइड मारेगा तो ये लेवल इसका सपोर्ट हो जाएगा। तो ये लेवल तोड़ेगा तो और कौन सा लेवल देखेगा बोल नहीं सकते, ठीक है। तो फिर वो तो पुराने लेवल आ जाएंगे, फिर बहुत पुराने।
तो फिलहाल वो 27-28 का लो का लेवल आने से पहले ये मूवमेंट ऊपर की साइड देना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल बाकी सारी चीज़ें इसके बिज़नेस पे होगा, तो हम इसका बिज़नेस भी देखेंगे, इसका फंडामेंटल भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखा करो ताकि आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाए किसी भी शेयर के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर इसका प्राइस परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो एक वीक का 2% माइनस में है, एक महीने का 10.5-11% माइनस है, 3 महीने का देखो पूरा रिटर्न माइनस है, 17% माइनस है। YTD यानी जनवरी से अभी तक इसने 11, 11.5, 12% माइनस में है। एक साल में इसने 23% माइनस रिटर्न दिए, तो और 3 साल में इसने 43% माइनस के रिटर्न्स है इसके। तो लगभग इंजीनियर्स इंडिया ग्रोथ फील्स द पिंच वैल्यूएशन होल्ड अप। और यहाँ पर देखो 24 नवंबर को इंजीनियर्स इंडिया का बाय का टारगेट दिया था मोतीलाल ओसवाल को आप पहचानते या नहीं पहचानते तो मैं आपको बता देता हूँ। ये रामदेव अग्रवाल की कंपनी है, और रामदेव अग्रवाल जो है इन्होंने शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमाया हुआ है, और उन्हीं की कंपनी ने ये टारगेट दिया है कि ये 95 जाएगा। तो 95 गया क्या, और ये नवंबर में दिया। तो मुझे मत बोलना कि आपने बोला और नहीं गया, ऐसा नहीं होता है। हर कोई बड़ा से बड़ा, मेरे से बड़ी टीम इनके पास है, ठीक है। तो मेरे पास तो टीम नहीं, मैं खुद ही कर लेता हूँ, बट इनके पास रिसर्च टीम होती है, तो सारे रिसर्च फेल हो जाते हैं। अगर क्या खराबी आती है तो एनवायरनमेंट या ग्लोबल में कोई खराबी आती है, कुछ भी हो जाता है, तो उससे तो ये दिमाग में रखना, कोई कितना भी बोले, अगर आपने ये वो टाइम पे अगर 24 नवंबर का जो प्राइस था, चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो 24 नवंबर का प्राइस दिखा देता हूँ, ठीक है। 24 नवंबर, यहाँ पे नवंबर आ गया। ये 24 नवंबर को क्या प्राइस था, लगभग 70 के, मतलब मेरा जो प्राइस है मैंने दिसंबर के टाइम पे बताया, वही प्राइस के टाइम पे उन्होंने भी बोला, और उन्होंने बोला 95 जाएगा। तो 95 गया क्या, 95 तो नहीं गया। तो ना उनको आप बोल सकते हो ना किसी को कुछ बोल सकते हो, क्योंकि हर एक जन का रिकमेंडेशन बाइंग का जो भी होता है वो जेन्युइन ही होता है, लेकिन वो आपके लिए एक 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का टारगेट बता के नहीं चलते, वो थोड़ा शॉर्ट टर्म का बताते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ही लेके रखना होता है कि उसमें उछाल आ सकते हैं, उसमें मूवमेंट आ सकते हैं, और कंपनी अच्छी होती करके ही उनके बाइंग के रिकमेंडेशन होते हैं। तो कभी भी लंबी अवधि के लिए ही बोलते हो, कभी भी कोई भी देख लो, तो कोई भी 10 दिन का, 15 दिन का कुछ अंदाज़ा लगा के नहीं चल सकता। तो थोड़ा इसीलिए मैं भी जो भी शेयर्स बताता हूँ वो थोड़े 1 महीना 2 महीने के हिसाब से बताता हूँ, लेकिन 1 या 2 महीने के अंदर मार्केट सही रहेगा तो ही वो टारगेट अचीव होंगे, ये भी मैं क्लियर बता देता हूँ हमेशा। अगर नहीं मार्केट ख़राब रहा तो आप वो शेयर कहाँ से चलेगा, क्योंकि मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट होता है, मुझे कहाँ मेरा नुकसान खुद का कराना रहता है, ठीक है, या किसी को कराना नहीं होता है। तो इसी वजह से थोड़ा होल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं होल्ड कर कितना चाहिए उतना कर सकते हो, क्योंकि उसमें से प्रॉफिट हो गया, और जितना शेयर गिरेगा उतना मैं खरीद सकता हूँ। उतना तो कैपिटल रखता ही हूँ कि शेयर गिरे तो और भी खरीदो, क्योंकि शेयर गिरता है तो कोई ना कोई उसकी वजह होती है, लेकिन कंपनी अच्छी है तो उसमें रहो तो बहुत अच्छा उसमें रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पर देखो 100% लोगों का बाइंग का रिकमेंडेशन है, तो ये 100% बता रहे, तो आपको 100% श्योर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए वो आप पर है, ठीक है। और यहाँ पर फाइनेंशियल थोड़ा इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो रेवेन्यू इसका देखो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, तो कोई यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं, रेवेन्यू तो बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहे हैं। 1400 करोड़ से कंपनी 3000 करोड़ की हो गई है 4-5 साल के अंदर, 3100 करोड़ या 3200 करोड़ की हो गई है कंपनी। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो 330 करोड़ से कंपनी का फिर प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 433 करोड़ का हुआ, फिर 261 करोड़ का, उसके बाद इसका अभी 2021 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट आई है, ठीक है, बट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ ही रहा था। और यहाँ पर सबसे अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो कि सबसे ज़्यादा शेयर्स किसके पास है, तो 51% तो गवर्नमेंट है, ठीक है। और ये जो इसके ओनर्स है तो प्रमोटर
इसके गवर्नमेंट ही है, ठीक है। और तो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी शेयर उन्हीं के पास है, और वो भी अच्छी बात होती है कि मेजॉरिटी शेयर प्रोमोटर के पास हो तो और भी अच्छा होता है। और यहाँ पर पब्लिक के पास देखो 29-30%, देखो पब्लिक भी बहुत स्मार्ट है, अच्छे अच्छे शेयर्स में लेके रखती है पब्लिक में। वो पब्लिक में आप आते हो क्या नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने तो इन्वेस्ट करके रखा है। और यहाँ पर डीआईएस भी देखो, डीआईएस जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिसमें म्यूचुअल फंड होते हैं और बड़े बड़ा पैसा लेके जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनको डीआईएस बोलते हैं। तो डीआईएस ने भी अच्छा खासा 12-13% का इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो वो लोग का भी ट्रस्ट अच्छा है। इसमें म्यूचुअल फंड भी आते हैं, तो आपने ऊपर देखा कि म्यूचुअल फंड थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है, तो डिक्रीज़ हो या ना हो लास्ट क्वार्टर में, लेकिन अभी देखो म्यूचुअल फंड अभी दिसंबर में बढ़ा है। लास्ट क्वार्टर अलग है, अभी के क्वार्टर में ये बढ़ गया है। तो एक म्यूचुअल फंड और एक बढ़ गया है, तो 8 म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा लगाया है, ठीक है। तो ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है, और म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट 5.78% है। और बाकी बचा कुचा जो भी है वो दूसरे बड़े बड़े इन्वेस्टर का है, तो 5-6% तो म्यूचुअल फंड का है, और बाकी का 6-6.5% दूसरे किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है। और यहाँ पर एफआईआईस की बात करेंगे तो उनका 6% पूरा कंप्लीट उनके पास है। और रिसेंटली 5 एफआईआईस भी बढ़े हैं इसमें दिसंबर के क्वार्टर में, तो ये बहुत अच्छी बात है। 105 एफआईआईस है इसके अंदर, तो फॉरेन के इन्वेस्टर ने बहुत तगड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि इसमें प्राइस गिरावट हुई है इस वजह से। प्राइस गिराए करके भागे नहीं है, डरे नहीं है, प्राइस गिरता है तो लोग शेयर बाय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो भी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है वो मैंने आपको कम्प्लीटली दिखा दिया है। अभी इसका मैं आपको कंप्लीट फाइनेंशियल दिखाऊंगा, जिसमें जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी आप बोर हो जाते हो बड़े बड़े वीडियोस से, और इन्फॉर्मेशन लेने से सिर्फ पैसा चाहिए, बाकी आपको इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं चाहिए। जस्ट बाय बोल दो और इसको सेल कब करना है वो बोल दो, तो आप उतने में हैप्पी हो जाओगे, आपको कोई स्टडी नहीं करना होता है। तो फिर भी मैं आपके लिए जो भी डिटेल है तो मैं कम्प्लीटली दिखाऊंगा, जो क्योंकि बाकी जो जिनको जेन्युइन ही लगना चाहिए कि हाँ मैंने इसको क्यों बाय करना चाहिए और क्यों सेल करना चाहिए, ठीक है, या होल्ड करना चाहिए, ये आपको जेन्युइनली दिल से लगना चाहिए, तो ही आप उस चीज़ के लिए जा सकते हो। जस्ट कोई बोल देगा बाय, कोई बोलेगा सेल, फिर बाद में दुनिया को बोलोगे अरे इसने बोला था बाय करो, देखो मेरा लॉस हो गया, उसने बोला था सेल। अरे खुद का भी दिमाग लगाओ और इन्वेस्टेड रहो, क्योंकि ऑलरेडी जो शेयर में मैं खुद इन्वेस्टेड रहता हूँ वही शेयर के बारे में मैं खुद बताता हूँ, और ऑलरेडी उसमें से प्रॉफिट निकाल के भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम इसका पूरा फाइनेंशियल देखेंगे आगे, तो देखते हैं इसका फाइनेंशियल। तो यहाँ पर मैं आपको इसके स्क्रीनर पे फाइनेंशियल दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से अवेलेबल होता है पूरा डेटा प्रॉपरली। तो पहले इसके प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इसमें कुछ बताया है वो देख लेते। कंपनी में पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें देख लेते। तो पॉजिटिव देखो, 3 चीज़ें पॉजिटिव निकली, एक चीज़ नेगेटिव निकला, और 3 में से कौन सा है पॉजिटिव, तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कंपनी ने कर्जा कम किया है, या कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है। तो कर्जा यहाँ पर अपन आगे देखेंगे कि कितना है। और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, तो डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, 63.52% का ये डिविडेंड पे आउट है, बहुत अच्छा है। और डिविडेंड के लिए तो आप इसमें इन्वेस्ट करके रख ही सकते हैं, कम से कम उतना तो रिटर्न आपको मिलेगा। और कॉन्स की बात करें तो कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ रुपीज़ 1103 करोड़ का कंटिंजेंट लायबिलिटी है कंपनी पे, कंटिंजेंट लायबिलिटी जो पे करना होता है, तो इस वजह से वो एक नेगेटिव चीज़ है। और इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखो, 3-3 महीने में किस तरीके के रिजल्ट आ रहे थे। तो 2019 में मार्च के 618 का उनका सेल हुआ था, फिर 743, फिर 730, फिर 899, देखो बढ़ गया सेल। तो सेल बढ़ता हुआ 2020 तक बढ़ गया 864 तक, मतलब 800 के आसपास था। फिर उसके बाद देखो आधा सेल हो गया जून के क्वार्टर में, क्योंकि यहाँ पर देखो मार्च के बाद लॉकडाउन लग गया, तो ये दिमाग में लगा आइडिया भी लगाना पड़ता है कि क्या हुआ होगा कि सेल अचानक घट गया। तो कोविड हो गया था, तो कोविड के वजह से कोई किसी कंपनी को ये मत ब्लेम करना कि कंपनी घाटा कर रही है, लेकिन कंपनी का सेल कम हो गया वो टाइम पे। फिर भी सितंबर में थोड़ा कवर हुआ, फिर बाद में देखो फिर से बढ़ते बढ़ते फिर 1132 करोड़ का हो गया था सेल। फिर उसके बाद 746 करोड़ फिर घट गया जून के अंदर, तो जून के क्वार्टर में थोड़ा घटा है, ठीक है। फिर उसके बाद 657, फिर 692, तो लगभग यहाँ पर और
जो सेल से थोड़ा सा घट गया है, या फिर 3 महीने के हिसाब से देखेंगे तो लास्ट 3 साल के हिसाब से तो लगभग वही है, आसपास ही है। और यहाँ पर इसके एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से होते हैं। तो और प्रॉफिट कितना बचता है तो 92 करोड़ का, और वो परसेंटेज कितना होता है 15% का प्रॉफिट बचता है। और यहाँ पर भी खर्चा देखो करने के बाद, सारा खर्चा निकलने के बाद 67 करोड़ का प्रॉफिट बचा, और वो 10% का प्रॉफिट ओनली बच रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अदर इनकम इनका 58 करोड़ का पहले आता था, अभी इसका 39 करोड़ का अदर इनकम आ रहा है। और यहाँ पर इंटरेस्ट पहले कुछ पे नहीं करती थी, अभी भी इंटरेस्ट कोई पेमेंट नहीं कर रही है। तो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रही है तो कोई तो गुड न्यूज़ होती है, तभी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती है, मतलब कर्जा नहीं होता है। तो ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है मतलब कर्जा नहीं रहेगा, तभी इंटरेस्ट नहीं पे करेगा। ठीक है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, 89 करोड़ का पहले प्रॉफिट होता था, अभी नेट प्रॉफिट इनका 41 करोड़ का। तो प्रॉफिट में घट हुआ है, गिरा है। तो इस वजह से शेयर थोड़ा ख़राब चल रहा है, परफॉर्म ख़राब कर रहा है। देखो ठीक है, क्वार्टरली इसके सेल्स गिरे हुए हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा 10 साल, 10, 11 साल, 12 साल का यहाँ पर डेटा है। तो यहाँ पर देखो 2010 में सेल कंपनी का कितना हो रहा था, 2014 का करोड़ का सेल हो रहा था। उसके बाद वो 2000 से 2800, फिर 3700 करोड़, फिर कम हो गया 2013 में, फिर और 14 में कम हुआ, फिर 17 में, 15 में कम हुआ, और 16 में भी कम हुआ, 17 में भी कम हुआ, फिर 18 से थोड़ा सेल बढ़ गया, 19 में बढ़ गया, 20 में भी बढ़ गया, 21 में भी लगभग उतना ही रहा, और 22 में भी अभी जो चल रहा है उतना ही सेल है, 3200 तक, 3200 करोड़ या 3277 करोड़ तक का सेल अभी भी कंपनी कर रही है। ठीक है। और उसी मुकाबले में उसके एक्सपेंसेस हो रहे, खर्चा देखो 1500 करोड़ करती थी, फिर खर्चे भी उसी हिसाब से थे। तो अभी 2800 करोड़ का खर्चा हो रहा है, तभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 487। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग सेम ही आ रहा है, या उससे भी कम हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तभी 24% आता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अभी 13%। मतलब ये प्रॉफिटेबिलिटी में घट होने की वजह से शेयर ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो रिजल्ट्स होने चाहिए तो बहुत अच्छे होने चाहिए, तो शेयर बहुत अच्छा से परफॉर्म करता है। ठीक है, आपको मालामाल कर सकता है तभी जब शेयर्स का इसका फाइनेंशियल अच्छा होगा। तो और अभी यहाँ पर अदर इनकम की बात करें, 200 करोड़ पहले करती थी, अभी 28 करोड़ माइनस में गया इसका अदर इनकम। और यहाँ पर ये इंटरेस्ट पेमेंट तो 3 करोड़ का यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट बता रहे हैं, यहाँ पर भी 3 करोड़ का बता रहा है। तो थोड़ा बहुत है क्या लोन, आगे हम देखेंगे। ठीक है। तो और यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 440 करोड़ का, तभी प्रॉफिट था, अभी 85 करोड़ का। तो प्रॉफिट ही पूरा घट चुका है 10 साल के अंदर। तो प्रॉफिट कंपनी आपको कैसे प्रॉफिट करके देगी। चलो फिर भी गवर्नमेंट कंपनी इसलिए आपको डिविडेंड तो दे रही है, क्योंकि लॉस नहीं कर रही, इस वजह से आपको डिविडेंड, इन्वेस्टर को डिविडेंड दे के खुश रख रही है। ठीक है। बट कंपनी का प्रॉफिट घटते आया, इस वजह से ये कंपनी का हालत इस तरीके का है, शेयर गिरा हुआ है। तो सारे डेटा में ही सब कुछ आपको आंसर मिल जाता है कि कंपनी का शेयर गिरता क्यों है। तो इसीलिए शेयर का पूरा वीडियो देखो, कंपनी का पूरा डिटेल देखो, तभी आपको पता चलेगा। सिर्फ थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेने से कुछ नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके को रखो और पूरा इन्फॉर्मेशन लो। एक वीडियो देखने से कोई पूरा दिन ख़राब नहीं हो जाता, उल्टा आप इन्फॉर्मेशन लोगे, नॉलेज लोगे। ठीक है, एक किसी कंपनी के बारे में जिसके बारे में आपको इन्वेस्ट करना है उसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। तो ये कंप्लीट नॉलेज लो, किसी भी जगह इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा पढ़ लो, नॉलेज लो, तभी पैसा, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत का होता है, तो उसको फालतू का किधर भी डाल के वेस्ट मत करो। ठीक है। तो कंपनी कैसी है, अपॉर्चुनिटी है क्या, आगे बढ़ेगी क्या, बिज़नेस कैसा है, ये सारी चीज़ें पहले दिमाग में डाला करो, फिर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया करो। ठीक है। और यहाँ पर बैलेंस शीट में इसका मैं आपको बोरोइंग दिखाऊंगा। देखो पहले कंपनी के पास कुछ भी बोरोइंग नहीं था, लोन नहीं था, कर्जा नहीं था। 2010 से 2000
2019 तक। फिर कंपनी ने थोड़ा बहुत 5 करोड़ का लोन लिया, कर्जा लिया, फिर 4 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर इसीलिए बोला है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब कंपनी ये 2-3 करोड़ का भी चुका देगी, या दिसंबर के, अभी यहाँ पर ये सितंबर का है तो दिसंबर तक ये कंपनी ने पूरा दे दिया रहेगा, तो ही ये ऑलमोस्ट डेट फ्री होगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर फाइनेंशियल्स में थोड़ा बहुत इसके जो प्रॉफिटेबिलिटी वो कम होती आई है। ठीक है, सेल्स बढ़ रहा था और प्रॉफिटेबिलिटी कम होती आई है। तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, तो एक्सपेंसेस होता है। जो एक्सपेंसेस होने के बाद जो प्रॉफिट मार्जिन बचता है तो वो बहुत कम हो गया, इस वजह से प्रॉब्लम होता है। तो खर्चे बहुत है कंपनी के, ये एक मेन प्रॉब्लम है कंपनी में। ठीक है, समझ गए। तो ये खर्चा को कंट्रोल में लाएंगे तो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली ये डबल ट्रिपल प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है, सेल्स तो बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम होती हुई नज़र आई है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर फाइनेंशियल जो अवेलेबल था मैंने कंप्लीट आपको दिखा दिया है। अभी इसका कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, तो उस पर आपको कॉल लेना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, वो आपका डिसीजन रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका फाइनल ओवरव्यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फाइनल इसका ओवरव्यू देखने वाले, इस पर फाइनल कॉल लेने वाले। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि ये शेयर मेरे पास है और मैं तो ऑलरेडी बाई ही कर रहा हूँ जब ये मुझे और नीचे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर टिकर टेप इसके बारे में क्या बोल रहा है, तो देखो टिकर टेप ने इसको 5 में से 5 मार्क्स फुल ऑफ दे दिया है कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छा है, रिटर्न वर्सेस एफडी अच्छा है, डिविडेंड रिटर्न्स अच्छे है, एंट्री पॉइंट अच्छा है, रेड फ्लैग नहीं है इसमें, यानी कंपनी डूबने के चांसेस नहीं है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, इस वजह से कंपनी में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, इनका टिकर टेप का मानना है। तो इतनी ये सारी चीज़ें अच्छी आती है तो कंपनी का ये अच्छे से एनालाइज करते टिकर टेप भी, तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं ये भी प्रेफर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसका 1 वीक का रिटर्न तो नेगेटिव है 7%, 1 मंथ का इसका 12-13% नेगेटिव रिटर्न है, 1 ईयर का भी 28-29% नेगेटिव रिटर्न है, और 5 साल में भी 60%, 59% तो नेगेटिव रिटर्न है। और यहाँ पर सब हाईएस्ट रिटर्न यहाँ पर 89 ही % यहाँ पे बता रहा है। 4 रुपये का एक टाइम पे शेयर था ये, 4 रुपये, पौने 5 रुपये या 5 रुपये पकड़ के चलो, तो उतने का शेयर ये 269 तक गया था। इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिए थे, बट उसके बाद ये गिरने के बाद अभी ये जो प्राइस है उस हिसाब से ये रिटर्न कैलकुलेट होके आए, नहीं तो इसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये यहाँ पर ही टॉप पे रहता तो आज इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे नज़र आते, क्योंकि लेकिन वहाँ से ये बहुत गिर चुका है, लगभग 200 रुपये तो गिर ही चुका है, इस वजह से इसके रिटर्न्स थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। नहीं तो ऑलरेडी कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न लॉन्ग टर्म में दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न्स तो अभी भी आ सकते अगर कंपनी अच्छे से और परफॉर्म करेगी तो। और यहाँ पर SIP की बात करेंगे तो देखो SIP करने वाले का भी लॉस ही होता, 37-38% का लॉस ही करता हो। और ये कंपनी लो रिस्क बता रहा है कि वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है एज़ पर निफ्टी के हिसाब से इसमें वॉलेटिलिटी कम है। इसका मार्केट कैपिटल या स्मॉल कैप है ये कंपनी, तो अच्छा है, और बिज़नेस तो इसका बहुत ही अच्छा है। तो मैंने जो भी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है पूरा दिखा दिया है, और मेरा इस पे यही कॉल रहेगा कि देखो मैंने तो बाय करके रखा हो, और ऑलरेडी मैं आपको ये भी दिखा दूँगा, इसमें से प्रॉफिट करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे प्रॉफिट करना अच्छा लगता है। और ऑलरेडी हर एक शेयर को बाय करना, अच्छे शेयर्स बाय करना, फिर उसमें से प्रॉफिट बुकिंग करना, मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहता है, शेयर गिरते हैं, शेयर उठते हैं, फिर ठीक है, तो वो टाइम पे गिरते हैं तो अपॉर्चुनिटी आती है, शेयर बढ़ जाते हैं तो बेचने का टाइम आ जाता है, तो दोनों चीज़ें आती रहती है तो अच्छा लगता है। शेयर नीचे भी गिरता है तो मैं तभी भी खुश रहता हूँ कि शेयर में और शेयर लेने का मौका मिल रहा है, उससे प्रॉफिट बढ़ने वाला है। और शेयर बढ़ जाता है तो चलो अभी प्रॉफिट ले लो, तो प्रॉफिट आता है तो भी खुशी होती है, फिर नए शेयर को ढूंढो, नए शेयर में इन्वेस्ट करो, तो ये चीज़ें चलती रहती है। तो इसमें मैं हैप्पी रहता हूँ यही चीज़ करके। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से इसमें से लगभग 30-35% के
रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ ये प्राइस से तो 30-35% ईज़िली आने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। या उससे ज़्यादा भी रिटर्न्स आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम में मेरा हमेशा मिनिमम टारगेट होता है ना। मल्टीबैगर आपको डरा या लालच दिखा के वो चीज़ें वो मैं नहीं करता। बाकी चैनल बैठे वो करने के लिए, लालच दिखा के आपको मल्टीबैगर बताने के शेयर, ठीक है, बताने वाले जो भी मल्टीबैगर होने वाले उनके पास बहुत सारे शेयर है, वो खुद भी उसमें इन्वेस्ट करते हैं और आप उनके पीछे पीछे आप भी इन्वेस्ट कर ही लेते हो। और वो तो घर बार बेच के इन्वेस्ट कर लेते हैं, शायद आप भी उनके पीछे पीछे कर लो। और नहीं उधर से आपको उतना आपका दिमाग चलता है कि ये सही बात नहीं होगी, तो ये चैनल से तो सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके रखो, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई फेक चीज़ें यहाँ पे या बड़ा चढ़ा के कोई चीज़ें बताई नहीं जाएगी। जो मैं खुद रिटर्न लूँगा वही चीज़ बताऊँगा, जो मेरे से एक्सपेक्टेड रिटर्न है वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।